Good evening, everyone. On behalf of NSS Cell, Guru Gobind Singh Indraprasth University, I, Pratibha Garg, Program Officer, NSS Cell, Army Institute of Education, welcome all the participants to the first session of My Life, My Yoga 10 Days Online National Workshop, which is being organized by NSS Cell, Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and NSS Cell, Army Institute of Education, Greater Noida, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, along with NSS Cell Unit C, GGSIPU, in collaboration with Adhyatm Yoga Sansthan, Delhi. We are extremely delighted and honored to welcome Dr. Ramesh Kumar, World Champion of Yoga, for gracing the session. Sir is a gold medalist in Officials Sports Tournament, Directorate of Education, Sports Branch, Government of NCT of Delhi, below 40 male category 2018. Sir has also won Association of Indian Universities All India Inter-University Yoga Tournament Open Gold in 2003. In 9th Olympic Yoga Sport World Cup and 7th International Artistic Yoga Sport Cup Open Gold 2000. And in 25th National Yoga Championship, Yoga Federation of India, recognized by Indian Olympic Association in the category of 17 to 21 years, Sir has won gold medal in year 2000. Also, Sir has won gold in Association of Indian Universities All India Inter-University Yoga Tournament in 2003. In 12th World Yoga Championship organized by International Yoga Federation, Sir has won Open Bronze in 2003. Sir is presently working as Assistant Professor in Yoga Department in Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, Delhi. Today, Sir will be throwing some light mainly on the topic Sukshma Vyayam evam Asano ka Sharir par Prabhav. Looking forward for your session, Sir. Over to you, Sir. Yes, ma'am. योग साधना को शुरू करने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करेंगे। 3 बार मेरे साथ सभी कमर गर्दन को सीधा करते हुए बैक स्टेट, नेक स्टेट, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीदिंग इन, साउंड ऑफ ओम। स्टार्ट। हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उत्तम ज्ञान की, उत्तम बुद्धि के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। ओम अस्तु मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सम्मान के योग्य प्रोफेसर वी.वी.आर. रेड्डी, प्रधानाचार्य जी तानिया गुप्ता जी, और सभी को कोऑर्डिनेट करने वाली प्रतिभा गर्ग जी, और सभी मेरे से बड़े मेरे विद्वान साथी एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.वी. रेड्डी सर का, प्रिंसिपल मैम का और पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब हम योग की बात करते हैं। जब भी हम योग की कोई चर्चा करते हैं तो कोई भी यदि काम करते हैं तो 3 क्वेश्चन आते हैं। क्यों करें, कब करें और कैसे करें। तो क्यों का सवाल महर्षि पतंजलि जी देते हैं। कह रहे भाई योग स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारसम। योग हमें इसलिए करना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और जो बीमार व्यक्ति हैं वो ठीक हो सके। तो आज हमने एक धारणा बना ली है कि ये हमारे घर में हमारी दादी माँ है, हमारी दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बीमार हैं, ये योग में जाएं। बस हम स्वस्थ व्यक्ति, यंग जनरेशन या हमारे बच्चे जो हैं वो योग में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं, ये एक धारणा बन गई है कि मेरी बूढ़ी माँ इतने दिन से जा रही है, अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है, तो योग से क्या हो, कुछ नहीं होगा, तो मैं जिम जाऊं, मैं अदर एक्टिविटीज करूं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लियर है। योग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अर्थात कहने का मतलब वो LIC की EMI है। एक किस्त डालिए, स्वस्थ रहिए। जैसे हम बीमा कराते हैं, हर महीने किस्त डालते हैं, तो हमारे लाइफ के लिए वो चलता रहता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य योग का पहला कर्तव्य है और बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना उसका दूसरा कर्तव्य है। तो मैं सभी अपने नौजवान साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इसलिए योग को ना छोड़े कि वो बीमार और वृद्ध लोगों के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, वो स्वस्थ लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार पैदा हो सकते हैं। यदि हम स्वस्थ नहीं है, हमारा मन स्वस्थ नहीं है, हमारे विचार स्वस्थ नहीं है, तो हम अच्छा काम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ विचारों के लिए स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मन का होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, न परमात्मा ने लभ्यते बलहीनः। कमजोर व्यक्ति, बिना सशक्त विचारों वाला, मजबूत बिना इरादों वाला, जिसके इरादे मजबूत नहीं है, जो शरीर से मजबूत नहीं है, जिसकी सोच मजबूत नहीं है, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि ये जो धारणा हमारे मन में है कि ये बीमार लोगों के लिए है, पहले ये हटानी पड़ेगी। बीमारी ना हो इसलिए योग करना है। दूसरी बात, पहले हमने कहा कि क्यों करें, क्यों करेगा, हमने बताया कि हम स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। यदि हमारा शारीरिक स्तर अच्छा नहीं है, हमारा मानसिक स्तर अच्छा नहीं है, तो हम कभी भी समाज को अच्छी चीज नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारा जरूरी है शरीर, मन और अध्यात्म। अध्यात्म भी होना जरूरी है, हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, वो ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अब बात आती क्यों करें, कब करें। तो प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले हम योग का अभ्यास करें, क्योंकि जो प्रातःकालीन की जो सूर्योदय की जो आभा होती है वो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। इसलिए उषापान का समय बताया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है योग अभ्यास के लिए। योगी जो साधना वाले योगी हैं वो रात्रि को 3 बजे उठ के साधना में बैठ जाएं, और जो घर गृहस्थी वाले योगी हैं, कर्म योगी जो हैं, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपने आसन पर आके योग करना शुरू करें। यदि मान लीजिए आज पहले का समय और आज के समय में बहुत चेंजेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर रात को 12 बजे आते हैं ऑफिस से, 2 बजे खाना खाते हैं, सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे। कोई बात नहीं, आप शाम को कीजिए,
सुबह और शाम जब संध्या का समय होता है, जैसे आज हम बैठे हुए, कि आप इस समय कीजिए। इतना बढ़िया वातावरण है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, प्रकृति इतनी सुंदर है, अच्छे अच्छे बादल जो है ऊपर सिर के ऊपर से मंडरा रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में आप योग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि योग करने से पहले आप अपने दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं। दिनचर्या का मतलब है वॉशरूम आदि, लैट्रिन बाथरूम आदि से निवृत्त होकर के, और बिल्कुल शरीर जब हल्का हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तब आप योग के आसन पे आके स्थिर हों, योग अभ्यास करें। 3 घंटे तक आपको, 3 घंटे पूर्व खाना खा चुके हों तब भी योग करें। यदि अभी आधे घंटे पहले खाना खाया है तो आप योग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि खाना खा के योग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। आज फिजिकल एजुकेशन, जिम जो पैटर्न चल गया है, वो क्या कहते हैं, ये खाइए और आइए योग कीजिए, वो क्या नाम है, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, वो खिला के जिम कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि खाने से 3 घंटे के बाद और करने के, योग करने के आधे घंटे के बाद कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं, बीच में आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें मिलती है कि सर चाय की थोड़ी सी बहुत आदत है, क्या करें? तो आधा कप चाय आप उसके लिए ले सकते हैं, वो भी आधा घंटा पहले। उसके बाद आप कुछ नहीं लेंगे। यदि योग करने के बीच में को प्यास लग जाती है तो 1-2 सिप पानी आप ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड कोई चीज 3 घंटे के बाद नहीं लेंगे। इसका कारण तो क्यों, कब हो गया, अब आती है कैसे करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले अपने शरीर की क्षमता को देखिए। हम कई बार बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, हम किसी बहुत अच्छे योगाचार्य को देख करके या किसी टीचर को देख करके और बच्चों को देख करके हमारे अंदर जोश आ जाता है, और जोश आने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम योग कर लेते हैं, और वो अगले दिन फिर शरीर को दर्द देता है, फिर हमारा मन योग के प्रति विरक्त हो जाता है। एक बार मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया, मेरे मित्र वहां पे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा मुझे पेट कम करना है। मैंने कहा ठीक है, योग कीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कौन सा योग करूं? मैंने कहा कपालभाति कीजिए। तो कितना करूं? मैंने कहा 100 से लेकर के 1000 तक कीजिए। अब मैंने ये कहा 100 से लेकर के 1000 तक की, उसने पहले दिन 1000 की और फिर 4 दिन आराम से बेड पे आराम किया। कहने का तात्पर्य ये है, सहज पके सो मीठा, चरैवेति चरैवेति शनै शनै चरैवेति, धीरे धीरे योग का अभ्यास बढ़ाइए। हमने पहले 100 बोला है, तो आप 100 पहले दिन कीजिए, फिर 120, 150, उन्हीं 200, 200, 250, 300, ऐसे क्रम को बढ़ाना। एक दिन में 1000 नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? सहज से, सरल से कठिन की ओर, सरलता से कठिन की ओर, सहज से आगे की ओर। हम कई बार बहुत भावुक होकर के, बहुत जोश में आकर के बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उससे हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, फिर हमारा मन योग से हट जाता है। तो बहुत सारी व्यवहारिक जो पक्ष हम नहीं जानते हैं, इसके कारण भी योग बदनाम हो रहा है। फिर दूसरी बात आती है कि स्वस्थ व्यक्ति और जो रोगी व्यक्ति है, उसको एक से आसन और एक से प्राणायाम या एक से क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रोग है वो व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रोग कैसा है, और उसके लिए कौन से आसन सिलेक्ट होने हैं। वो योगाचार्य की शरण में जाए, योगाचार्य से डिस्कस करें, योगा टीचर से आप सलाह मशूरा करें, तो वो आपकी रिपोर्ट देख करके कि आपकी क्या बीमारी है, कितना क्या बढ़ा हुआ है, कितना क्या कम है, वो सारी देख करके कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, उसके बाद आपका वो पूरा पैकेज फिक्स करेगा और उसी हिसाब से आपको योग करना चाहिए। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये एक एडवाइजरी है कि वो एक दिन में ज्यादा ना करे, पहले वो धीरे धीरे अभ्यास क्रम को बढ़ाए, उसके बाद वो आगे धीरे धीरे उसको करे। तो क्यों, कब और कैसे, ये हमारी बात अब समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। चलिए आप अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध है वो बैठ के करें, चेयर पे करें, तख्त पे करें, बेड पे करें, और जमीन पर बैठ कर करें, जैसे आपको उपयुक्त हो वैसे करें। एक बात और, शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, जिसकी जितनी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार वो योग को करे। जोश में आकर के, दूसरे को देख के मोटिवेट होके योग का अभ्यास ना करें। अपने शरीर को देखे, आप कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से योग का अभ्यास करें। तो अब आप जो लोग यंग हैं वो अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, जो मेरे सीनियर माता पिता हैं वो अपने आसन पर बैठ के मुझे देखते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे
सूक्ष्म व्यायाम में बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया। गर्दन को सीधा रखेंगे और अपने से 1.5 फुट सामने देखेंगे और श्वास को लंबा गहरा लेंगे और छोड़ेंगे। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। यदि आपको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तो इसका अभ्यास आप नहीं करें, तो आप बैठ कर करें और फिर धीरे करें, बिल्कुल स्लो करें, क्योंकि मैंने कहा हर व्यक्ति के पर्सन टू पर्सन योग अलग है। तो जो यंग लोग हैं वो ब्रीदिंग को फास्ट करेंगे, जो यंग लोग नहीं है या जिनको सर में दर्द है या किसी को घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, वो बहुत फास्ट ना करें, वो धीरे धीरे करें। वो जो यंग है जिनको लगता है कि अपने ब्रेन को हमें ठीक रखना है, हमें अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपने ब्रेन को मजबूत करना है, इस कपाल की शुद्धि करनी है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर निकालना है, वो फास्ट करे। इसका अभ्यास करें। उसके बाद हम नेत्र शक्ति विकास क्रिया करेंगे। जिनको आइज की समस्या है, आइज की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सावधान की अवस्था में आएंगे, अटेंशन रहेंगे और अपनी आइज को राइट साइड में लेके जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, खींच के रखेंगे। फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से आइज आई और राइट साइड में ले गए और खींच के रखना है, छोड़ना नहीं है। खिंचाव आएगा तभी आपकी आइज की मसल्स के अंदर रक्त प्रवाह होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरी साइड गर्दन को सीधा रखेंगे, आइज को खींच के रखेंगे, वहीं रोक के रखिए, आई मूवमेंट कीजिए राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, रोक के रखिए, फिर मूवमेंट कीजिए लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से आई मूवमेंट ऊपर देखेंगे, आई ब्रो को बना के रखना है, कम से कम 10 सेकेंड बना के रखना, मिनिमम 10 सेकेंड। और फिर नोज को देखेंगे, फिर हम नोज को देखेंगे। इस प्रकार से ये 4 क्रियाएं हमारी हो गई है। हमने राइट साइड लिया, हमने लेफ्ट साइड लिया, हमने ऊपर देखा, हमने नोज पे देखा। अब हम जो है आइज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आइज घुमाने में समस्या क्रिएट होती है, तो उनके लिए एक सरल अभ्यास हमारे पास है। आप अपने अंगूठे को सामने लीजिए, ये लीजिए अंगूठे को, अंगूठा आपने सामने लिया, अपने ध्यान को अंगूठे के ऊपर रखिए। जब अंगूठे के ऊपर ध्यान रखेंगे तो अंगूठे को आप चाहे राइट साइड रोक के रखें, फिर धीरे धीरे सामने लाएं, फिर लेफ्ट साइड लेके आए, ऐसे अंगूठे को ऊपर लेके जाएं और ऐसे अंगूठे को नीचे लेके आए, और वैसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अंगूठे के सहारे से अपने आइज की मूवमेंट दे सकते हैं। कई बार हम जब योग कराते हैं तो बहुत सारे लोगों की आइज जो है स्वतः मूवमेंट नहीं होती है ना, उनमें नहीं आती क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट। अब एक बार ये देखना है कि बहुत सारे लोगों की जो है नजदीक की आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने अंगूठे को सामने रखें और धीरे धीरे अपने अंगूठे के ऊपर अपनी नजरों को लगा दीजिए, टिका दीजिए और धीरे धीरे अपने पास इसको लेके आए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, आंखें ना बंद हो, आईज ओपन रहें। और फिर इसी प्रकार धीरे धीरे अपने हाथ को वापस। ये अभ्यास यदि करते हैं तो आपके जो नजदीक की जो नजर आपकी कमजोर हो गई है वो ठीक हो जाएगी। उसके बावजूद आप ठंडे पानी से अपनी आंखों को 3 से 4-5 बार धोएं दिन में। प्रातःकालीन आजकल की बहुत अच्छी वेला होती है, तो नंगे पैर हरी हरी घास के ऊपर
घूमे और किसी भी वनस्पति के आगे त्राटक आप कर सकते हैं, किसी पेड़ पौधों को कुछ समय तक देख सकते हैं, उससे भी आपकी आइज का जो चश्मा है वो उतर जाएगा। उसके बावजूद हमारे योग में जो है सूत्र नेति और जल नेति है जो ईएनटी का काम करती है, आइज है, साइनस की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उनको दूर करती है। तो सूत्र नेति जल नेति का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सूत्र नेति और जल नेति का प्रयोग आप किसी अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। उसके बाद हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ग्रीवा शक्ति विकास के ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत बड़ी नहीं है, और इनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़े जिम कुछ नहीं चाहिए। एक 6x3 का आसन होना चाहिए और बस 6x3 की जगह होनी चाहिए। उसके बाद आप स्वस्थ रहेंगे, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। चलिए, ग्रीवा शक्ति विकास है गर्दन के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए और सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो ग्रीवा शक्ति में वही हम पहले राइट साइड जाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, नेक मोमेंट राइट एंड लेफ्ट, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड। ये मूवमेंट जो है वो चाहे सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो या थायराइड हो, सभी कर सकते हैं। एक मूवमेंट और करते हैं जो सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कान को अपने राइट शोल्डर से टच कर दीजिए, धीरे धीरे वापस लेके आए और लेफ्ट शोल्डर से टच करें। अब बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं, शोल्डर को ऊपर उठा लेते हैं, लो जी हो गया। ऐसा नहीं करना, शोल्डर जहां है वहीं रहेंगे, गर्दन नीचे जाएगी, इसलिए ध्यान रहे कि शोल्डर ऊपर ना लेके आए, केवल गर्दन को नीचे लेके जाएं। तो ये दो अभ्यास हैं जो सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और थायराइड वाले कर सकते हैं। अब हम एक सरल अभ्यास बताते हैं जो सभी कर सकते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं। यदि मान लो इसको करने में यदि किसी को समस्या होती है, वैसे तो समस्या होगी नहीं क्योंकि ये इसमें कोई वो नहीं है, फिर भी यदि समस्या होती है तो इसका एक सरल अभ्यास हो रहा है। अपने हाथ को लीजिए, लगाइए, अब हाथ से फोर्स लगानी है गर्दन को उधर धकेलने के लिए, और गर्दन से फोर्स लगानी है हाथ को उधर पुश करने के लिए, लेकिन एंटी फोर्स काम करेगी यहाँ पे, ना इधर से उधर झुकाना है और ना ही उसको झुकने देना है। हाथ गर्दन को उधर झुकाना चाहता है और गर्दन हाथ को उधर झुकाना चाहती है, लेकिन एंटी फोर्स काम करेगी, ना गर्दन झुकेगी ना हाथ झुकेगा, लेकिन पूरी फोर्स लगी होनी चाहिए गर्दन पे और हाथ पे, ताकि दोनों आपस में फोर्सफुली काम हो। इसी प्रकार से कम भी 5 से 7 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी जो गर्दन की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे पीछे की तरफ हाथों से गर्दन को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे और गर्दन से आगों को आगे, हाथों को आगे धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रयास रहे कि कोई सा भी ना धके, न पुश हो न पुल हो। यस, ऐसे ही पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, पूरा फोर्स लगानी है, फोर्स लगानी है पूरी जोर से, पूरा मेहनत से। यस, ये आपका हो गया। ये क्रियाएं सभी कर सकते हैं, लेकिन अब हम थायराइड के लिए बताते हैं। जिनको थायराइड हो वो गर्दन को धीरे धीरे आगे लेके आएगा, चिन लगाएगा चेस्ट से, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, फिर ऊपर ले जाएगा। इसी प्रकार 7 से 8 बार कर सकते हैं। एक और है थायराइड के लिए, चिन को यहाँ टच करें शोल्डर से और गोलाकार घुमाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो भी थायराइड ठीक हो जाएगी। उसके बावजूद थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम करें तो भी आपकी थायराइड मेंटेन हो जाएगी उज्जाई प्राणायाम से। और सिंह गर्जना, सिंह आसन होता है जिसमें शेर जैसी आवाज निकालते हैं, वो भी करेंगे
तो आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से सर्वाइकल के लिए हम हल्के हल्के गर्दन को जितना आप आराम से कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती ना करें, इस बात का ध्यान रखें। मैंने पहले भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए धीरे धीरे आप उसको अभ्यास करेंगे। 5 से 7 बार धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं और ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार गर्दन को पीछे से राउंड दें, हल्का हल्का, धीरे धीरे, झटका नहीं देना। योग में और शारीरिक शिक्षा में यही अंतर है, योग में और फिजिकल एक्टिविटीज में यही अंतर है कि फिजिकल एक्टिविटीज जोर और जबरदस्ती से होती है, योग शांत और सरल स्वभाव से होता है, क्योंकि योग में शांति है। फिजिकल फिटनेस में, फिजिकल एक्सरसाइज में शांति नहीं है। वो शरीर को जबरदस्ती इधर उधर खींचते रहते, थपाते रहते, दौड़ते रहते हैं, और उससे शरीर तो ठीक होता है लेकिन मन और आत्मा ठीक नहीं होती है। वो केवल शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाते हैं, लेकिन मन, आत्मा, उनके विचार, उनके थॉट, उनके वो सही नहीं होती है। योग शांत स्वभाव रखता है, आदमी के मन को प्रभावित करता है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। इसलिए उपनिषद और वेदों में कहा है कि मन ही कारण है मनुष्य का, किसका? मोक्ष प्राप्त करने का, या इस संसार में फंसे रहने का, बीमार रहने का, या स्वस्थ रहने का। मन कारण है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसलिए योग मन को कंट्रोल करता है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए चित्त की वृत्ति का, चित्त क्या? मन। तो मन को कौन कंट्रोल कर गया? योग करता है, ऐसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। इसलिए योग सहज और सरल भाव से करना चाहिए। अब हम उसके बाद जिनको हाथों में कंपन हो जाती है, एक उम्र के बाद हम अक्सर देखते हैं सीनियर सिटीजन्स को हाथों में कंपन शुरू हो जाती है, तो हाथों में वाइब्रेशन आ जाती है, वो ग्रिप नहीं बना पाते हैं, चाय का कप नहीं पकड़ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बहुत सारे हाथों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे वो हाथ बिल्कुल एकदम निर्जीव सा हो जाता है, काम नहीं करता, सेंस समाप्त हो जाती है। तो उन सब के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको खड़ा होकर करें। तो ये फिंगर्स को आप टाइट से बंद करेंगे, टाइट एकदम, और धीरे धीरे ओपन करेंगे, टाइट, फिर टाइट से बंद करेंगे और धीरे धीरे ओपन करेंगे, फिर टाइट से बंद करेंगे, बंद करके रखेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, और फिर ओपन करेंगे। अब ये मत सोचना कि सर आप तो कह रहे हैं तो इन जिनके बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए काम आएगा, या जिनको पैरालिसिस हो गया उनको काम आएगा, इसलिए हम क्यों करें। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि हमें क्यों करना है, कि ताकि हमारे हाथ मजबूत रहें। वो है ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी घुट जाता है, वो इसलिए 2.5 किलो का हाथ को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए नहीं कि हम बुजुर्ग हैं, हमारे हाथ में वाइब्रेशन आ गई है, नहीं, हम अपने आप को एक्टिव रखें, हम अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें, हम अपने हाथ को मजबूत रखें, इसलिए हमें ये करना है। तो इसके बावजूद दोनों हाथों को, अपने पाम्स को ओपन करेंगे और ऊपर खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे इसको, और धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। हर इवेंट को कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, ये ध्यान रखना। आर्म्स को ऊपर खींचना है, होल्ड कीजिए, ये आपके रिस्ट की मूवमेंट है, आपकी कलाई की मूवमेंट है, रिस्ट मूवमेंट। इसी में आप फिंगर्स को ओपन करके भी कर सकते हैं। ये केवल रिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये आपके पूरे हाथ के अंदर खिंचाव आएगा, पूरे हाथ की मांसपेशियां आपके पुष्ट होंगी। आप करेंगे तो स्वतः पता चल जाएगा। ये कीजिए, बहुत करते जाइए, कम से कम 5 सेकंड होल्ड कीजिए, मिनिमम 5 सेकंड, और 5 से लेके 10 15 जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे लोगों की कलाई घूमती ही नहीं है। वो कैसे नहीं घूमती है? ऐसे दाएं बाएं नहीं घूमती, दाएं बाएं घूमती है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ को घुमा देते हैं, ये गलत है, ये डायरेक्शन गलत है। तो सही क्या है? लेफ्ट राइट, हाथ नहीं हिलना चाहिए। देखो यहाँ से मेरा हाथ नहीं हिल रहा, ये ऐसे ही है, केवल क्या है, रिस्ट मूवमेंट है। लोग ऐसे घुमाते हैं, हाथ घुमाते हैं, हाथ नहीं घुमाना है, रिस्ट की मूवमेंट। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राउंड। ये आपका फिंगर्स के राइटिंग लिखने के लिए, चीज की ग्रिप बनाने के लिए, हाथों में सेंस रहने के लिए, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एल्बो की मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे अपने एल्बो को, प्रारंभिक दौर में आप श्वास प्रश्वास की गति का ध्यान ना दें,
क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं इसमें श्वास इन करना है, इसमें ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन करना है, और लोग श्वास का ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर श्वास के चक्कर में क्रिया को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बस ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्रारंभिक दौर में योग के अभ्यास में श्वास पर श्वास की गति को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम श्वास पर श्वास की गति को यदि प्रारंभ में ध्यान देंगे तो फिर हमारा जो है कर्म ध्यान जो नहीं रहेगा, और उससे हम बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हैं। इसलिए हम आपको इस बात के लिए कह रहे हैं। वैसे भी श्वास पर श्वास की गति हमारे हाथ की बात नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। नहीं तो हम सोते हुए, जगते हुए, बात करते हुए, खाते हुए भूल जाएंगे श्वास लेना, और हम उसी में चले जाएंगे। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, इसलिए उसको आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिए फिलहाल। जब धीरे धीरे अभ्यास क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इसमें श्वास लेना है या छोड़ना है। फिलहाल हम श्वास लेना और छोड़ने की चर्चा नहीं करते। तो धीरे धीरे आपने ये आपके एल्बो के लिए अक्सर हम कई बार देखते हैं जो पहलवान होते हैं, वेटलिफ्टर होते हैं, या कभी कोई झटका से सामान उठाते हैं तो हमारी लिगामेंट जो है हल्की सी टूट जाती है या माइनर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप अपने एल्बो मूवमेंट को करें। उसके बाद आप शोल्डर मूवमेंट, कंधों में जाम होने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। जिसके जितने कंधे फ्लेक्सिबल होंगे, आगे टच होंगे, पीछे पूरा पीछे जाएगा, तो वो उतना ही व्यक्ति, उसको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को मान लीजिए। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान रखिए, मोमेंट को बनाए रखिए। ये आपके शोल्डर मोमेंट हो गई है। अब हम थोड़ी चेस्ट मोमेंट करते हैं। चेस्ट मोमेंट में क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे झुक जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अक्सर हम जब योग कराते हैं हम कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग, इनहेल, गो बैक, विदाउट, आगे। लेकिन प्रारंभ में जब हम ये करते हैं तो बहुत सारे लोग डीप ब्रीदिंग मतलब पूरा खींच लेते हैं और वो पीछे जाते हैं और मूर्छा आ जाती है, वो गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप ब्रीदिंग का कोई इन और आउट का चक्कर ना लें। आप सिंपली आप हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे जाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे, नहीं तो जितना भी हो सकता है। यदि मान लीजिए ये नहीं हो रहा, आपको लगता है कि ये मैं गिर सकता हूँ, तो आप किसी भाई बहन के, आपने घर परिवार के सदस्यों की हेल्प ले सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो फिर भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के लिए आप अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास क्या करेंगे, अपने हिप्स के ऊपर हाथ रखेंगे और धीरे से पीछे झुक जाएंगे। इस अभ्यास में भी आपकी चेस्ट के साथ साथ आपकी कमर की मूवमेंट होगी। आपकी कमर के लिए भी ये अभ्यास रहेगा। फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं, एक बार हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे झुक जाएंगे। नहीं झुक पाने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हाथों को हिप्स पर रखें और धीरे से पीछे चले जाएं। उसके बावजूद अपने कमर के लिए कुछ अभ्यास हमारे पास हैं। जैसे कमर के लिए सबसे अच्छा है, जो अक्सर लेडीज करती हैं, कमर को चलाना। तो कमर को हम गोलाकार रूप में चला सकते हैं। रिवर्स करेंगे 5 से 10 राउंड, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड क्लॉकवाइज, इसको हम कर सकते हैं। इससे हमारी जो कमर है, वो जो कमरा बन गई है वो कमर रह जाएगी, कमरा नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिनको अक्सर कमर में हल्का हल्का दर्द होता है, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। और जो बैक में झुकने वाला है वो कमर दर्द के रोगी कर सकते हैं, वो हर्निया वाले रोगियों के लिए मना है। अब हम थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग की फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे, आगे झुकेंगे। जितना हो सकता है प्रयास कीजिए कि आपके हाथ आपके पाँव से टच हो जाएं। यस, और आपका फेस भी आपके घुटने से लग जाए। लेकिन ध्यान रहे,
जिनको बैक की प्रॉब्लम है, जिनके कमर दर्द है, स्लीवलेस की प्रॉब्लम है, वो इस सूक्ष्म व्यायाम को ना करें, वो इस पाद हस्तासन को ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। हर्निया वाले को पीछे नहीं झुकना है, कमर दर्द वाले को, स्लीवलेस वाले को आगे नहीं झुकना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यदि ये दोनों चीजें हैं तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास एक समाधान है, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट की गैप दे दीजिए। राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, एक हाथ को, और सीधा ऊपर उठा लें और एक साइड में झुक जाएं। बस आपका हाथ, फिंगर्स आपकी स्ट्रेट रहें, आपकी बाजू आपके कान पे टच हो जाए और सामने देखें। ये हम दोनों को करा सकते हैं, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है या जिनको बैक की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से भी करेंगे। 2-3 बार मिनिमम 2-3 बार करें और 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखें। ध्यान रहे, जब तक हम होल्ड नहीं करेंगे आपको आसन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रारंभिक दौर में भले आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड करें ताकि आपका शरीर अभ्यस्त हो जाए, लेकिन यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा हाँ गुड़िया बोलो। हेलो। डॉक्टर रमेश कुमार जी, सर आपका ऑडियो म्यूटेड है सर। डॉक्टर रमेश कुमार जी। ये कैसे हो गया? अपने आप हो गया? हाँ हमारे से हो नहीं रहा था सर। थैंक यू सर। अच्छा, ये अपने आप म्यूट हो गया हो? हाँ जी चलिए, प्लीज सर। ओके। तो हमने सूर्य नमस्कार का मंत्र बोलना है सबसे पहले। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम सूर्याय नमः। उसके बाद सेकंड में
दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे झुक जाएंगे। थर्ड पोस्चर में दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, लेकिन ध्यान रहे जिनकी कमर में दर्द है वो सूर्य नमस्कार को ध्यान से करे या अवॉइड करे, अपने टीचर की देखरेख में करे, शिक्षक से पूछ के करे, ऐसे ना करे। उसके बावजूद फोर्थ में एक पैर पीछे चला जाएगा हमारा। ये देखिए, हम आपको स्लाइड सीन दिखाते हैं। ये एक पैर पीछे चला जाएगा और एक पैर आगे रहेगा। फिफ्थ में दोनों पैर पीछे जाएंगे और माउंटेन पोज करेंगे। ये माउंटेन पोज, पैरों को पीछे रखेंगे और गर्दन को अंदर खींचेंगे और माउंटेन पोज करेंगे। और 6 में फ्लैट सामने, स्ट्रेट सामने आ जाएंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे स्ट्रेट सामने। और 7 में नीचे जाएंगे और साष्टांग प्रणाम करेंगे। ये देखिए, ये 7 में आपकी चिन जमीन से टच रहेगी, हिप्स ऊपर उठे रहेंगे, चेस्ट नीचे रहेगी, पैर के घुटने और पंजे टिके रहेंगे और हथेलियां टिकी रहेंगी। और 8 में ऊपर आएंगे, भुजंगासन, पूरा ऊपर आ जाएंगे, थाइज को ऊपर उठा लेंगे, नी को ऊपर उठा लेंगे, केवल पैर के पंजे आपके टिके रहेंगे और हाथ की हथेलियां आपकी टिकी रहेंगी और पूरा शरीर ऊपर रहेगा। फिर 9 में पर्वतासन, माउंटेन पोज, गर्दन को अंदर खींचेंगे, शोल्डर को अंदर खींचेंगे। उसके बाद 10 में एक पैर आगे ले आएंगे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, ये पीछे। और 11 में दोनों पैर आगे, उसी प्रकार से। और 12 में धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे, बैक, और सामने आएंगे 1 में, दोबारी सामने आ जाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार है, इसको आप मिनिमम 2 राउंड और मैक्सिमम जो है एक स्वस्थ व्यक्ति 10 बार कर सकता है। और यदि किसी को और ज्यादा करना है तो धीरे धीरे अभ्यास क्रम को बढ़ाए और 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितने उसकी शारीरिक क्षमता हो उतना सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकता है। लेकिन फर्स्ट दिन केवल 2 करें, ओनली 2 राउंड, उससे ज्यादा ना करें। ज्यादा करने से कई बार हमारे शरीर में समस्या क्रिएट होती है। एक खड़े होने वाला आसन हम करके दिखाएंगे, ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आप चाहे तो फिंगर मिला सकते हैं और खींच सकते हैं इस प्रकार पूरे, और पंजे के ऊपर आ जाएंगे, या आप चाहें तो हाथों को इस प्रकार से खुला रख सकते हैं और पूरे शरीर को ऊपर खींच देंगे, पंजे के ऊपर आएंगे, पूरे शरीर को तान देंगे, एकदम पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी कमर में दर्द होता है उसके लिए भी एक आसन है कि दोनों हाथों को आप सामने रखेंगे और धीरे धीरे साइड में टर्न करेंगे, कटी चक्रासन। इसी प्रकार सामने आएंगे और धीरे धीरे सेकंड साइड जाएंगे, श्वास की गति को सामान्य रखें, श्वास का ज्यादा वो ना करें। श्वास की चर्चा हम फिर आगे करेंगे नेक्स्ट डे जब भी हमें मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं पहले दिन आप बेसिक योग के सूक्ष्म व्यायाम को और आसनों को आप सीख लें, ताकि आपको ये पता चले कि करना कैसे है। तो जब हम ये पता चल जाएगा करना कैसे है, उसके बाद श्वास लेना है कब छोड़ना है वो हम चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार खत्म होता है। अब हम कुछ बैठने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। तो बैठने वाले आसनों में जो है वो हम पद्मासन का अभ्यास करते हैं।
पद्मासन। दोनों पैरों को करेंगे और सीधे बैठने का प्रयास करेंगे। सीधे बैठने का प्रयास करेंगे। इससे आपके लेग्स के लिगामेंट्स जो हैं वो ठीक होते हैं। पैरों के जो लिगामेंट हैं वो ठीक रहेंगे और थाइज की जो समस्याएं हैं, मसल्स जो दर्द रहती हैं, पैरों में बहुत ज्यादा थकान होने पर दर्द रहती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कहीं जाते हैं तो हमारी पिंडलियां दुखने लग जाती हैं, थोड़ा पैदल चलने पर ही हमारे घुटने दर्द करने लग जाते हैं, लिगामेंट दर्द करने लग जाते हैं। तो पद्मासन करने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसके बाद दोनों पैरों को फैला लीजिए। पश्चिमोत्तानासन की बात करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे आगे और अपने पैरों को टच कर लेंगे, पैरों को, पंजों को, और धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रहे जिनकी कमर में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें। कमर के दर्द वाले यदि इसका अभ्यास करेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन ये आसन जो है मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इस प्रकार के जो गैस बनना, पेट में भोजन का ना पचना है, मोटापा आ गया है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। जितना हो सकता है आगे झुकने का प्रयत्न करें। ये पश्चिमोत्तानासन। उसके बावजूद जो है हम अर्धमच्छिंद्र का आसन करेंगे। जिनको डायबिटीज है वो इसका अभ्यास कर सकता है। ये पहले वक्र आसन है। पैर को सीधा रखेंगे, एक दूसरे पैर को मोड़ के क्रॉस, दूसरे पैर की तरफ क्रॉस करके रखेंगे और जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हाथ रहेगा। ये अपोजिट हाथ रहेगा और आप चाहें तो अपने पैर के पंजे को पकड़ लें या अपने घुटने को पकड़ लें और दूसरे वाला हाथ पीछे जाएगा और पीछे की तरफ वक्रासन। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा। डॉक्टर महेश सर। Ramesh sir, you are not audible. हेलो हेलो। रमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही एंड ना ही वीडियो आ रहा है। रमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी वीडियो दिखा है थोड़ा, बट आवाज अभी भी नहीं आ रही सर। Ma'am, I think there is some network issue from. यस यस रमेश सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, ज्वाइन इन। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर का ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही चला गया है। रमेश सर, आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है सर, कनेक्ट हो गया सर। ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए डॉक्टर रमेश जी। डॉक्टर रमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रमेश सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी अभी ठीक है। अब आ रही है मैम आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर अभी आ रही ठीक है है। मैम, चलिए शुरू करते हैं। माफी चाहते हैं, टेक्निकल इशू था, उसके कारण से हम आपको से आवाज की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब हम शुरू करते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं मैम? यस सर, बट अभी वीडियो ठीक है, स्टिल है आपका बिल्कुल। मुझे मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, बस यस स्टैंड बाई सर हो गया यस मेरे सर। को तो। नहीं यहाँ भी वही है कि आप वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आपकी स्टिल पिक्चर दिखाई दे रही है। अच्छा, तो एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करते हैं। अभी भी स्टैंड बाई है, क्या हो गया पता नहीं। हाँ जी हाँ अब आ गए। अब ठीक अब है। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर। ठीक है, धन्यवाद, काफी है। धन्यवाद सर। तो हम कह रहे थे कि अर्ध मच्छिंद्रासन की बात कर रहे थे, जो हमारे डायबिटीज के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। अक्सर गलत खान पान और गलत जीवन शैली से हम अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो डायबिटीज भी एक ऐसा ही रोग है जो गलत खान पान से हो जाता है, या जो आहार विहार और जो शारीरिक श्रम हम नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं। और हम सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं जो भी टीचर हैं, क्योंकि हम बैठ के ज्यादा काम करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं। तो उसके लिए डायबिटीज के लिए रामबाण है, क्योंकि पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, उसको ये एक्टिव कर देता है। तो हमने बताया था कि इस प्रकार से हम अपने पैर को क्रॉस करके दूसरी साइड रखेंगे, और इससे अपोजिट वाला हाथ जो है हम ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा करके हम उसको क्रॉस करेंगे। अब जो लोग सीनियर सिटीजन है, वो लोग इसका अभ्यास थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे, कि पैर को ऐसे सिंपल मोड़ देंगे, क्रॉस करके नहीं रखेंगे, और हाथ को यहाँ रखेंगे। हाथ को यहाँ रखने के बाद हम दूसरे हाथ को पीछे रखेंगे और अपने आप को थोड़ा सा पीछे ट्विस्ट करेंगे। लेकिन जो यंग लोग हैं वो पैर को क्रॉस करेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे अपोजिट हैंड को, और यहाँ पे लगा के, और घुटने को या अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ टर्न करेंगे।
और जब अभ्यास हो जाएगा तो ये वाला हाथ उठाएंगे और पीछे जंघा पे रख देंगे। लेकिन प्रारंभिक दौर में यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सामान्य अवस्था में, जो हमने पहला अभ्यास बताया सीनियर लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, तो आप केवल इतना ही अभ्यास कीजिए। आप पैर को यहाँ रखिए और यहाँ से पकड़िए और हल्का सा पीछे ट्विस्ट कीजिए। इसका लाभ भी कम मिलेगा और आप कर भी कम रहे हैं। ये वाला आप करेंगे क्रॉस करके तो इसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका पेट जो है, आपके लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, वो ज्यादा मैक्सिमम ट्विस्ट हो रही है, वो रगड़ खा रही है बार बार। जैसे हम दूध पिलाते हैं वो उसी प्रकार से हमारे पेट को ट्विस्ट कर रहे हैं, हमारी बैक को ट्विस्ट कर रहे हैं। इसका हर पोस्चर जो है वो इस प्रकार से है। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, एक पैर को उठा के क्रॉस करके रखेंगे और दूसरे पैर को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया, ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप पैर को सीधा करके सेम पैर को मोड़ना, दूसरा क्रॉस करके मोड़ना और तीसरा दोनों को मोड़ना। फिर एक बार देख लीजिए, पहले राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड में टर्न करके रखेंगे, लेफ्ट पैर को नीचे से फोल्ड करके हिप्स के पास रख ले। हिप्स के नीचे ना रखना, हिप्स के पास रखना है। उसके बावजूद ये जो पैर है इससे अपोजिट हाथ ऊपर उठाना है। अपोजिट हाथ से क्रॉस करके इस प्रकार से लपेट कर रखेंगे और इस हाथ को धीरे धीरे पीछे टिका देंगे। इस प्रकार से टिका दें। यदि अभ्यस्त हो गए हैं तो हाथ को उठा करके पीछे देखो, ये कमर के पीछे लपेट कर रखें। और यदि अभ्यस्त नहीं हुए हैं तो हाथ को इसी प्रकार से जमीन पे टिका दें और फिर पीछे मैक्सिमम पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अब इसको पीछे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये आपने लिया, हाथ को उठाया, क्रॉस किया और ये खींचा पेट को और ये यहाँ पे आएगा और मैक्सिमम ये चेस्ट आपकी बाहर आएगी और पेट ट्विस्ट करेगा इस प्रकार से। और यदि अभ्यस्त हो गए हैं तो इसको उठाइए और रखिए और अब पीछे खींचिए। इसी प्रकार से दूसरी साइड से पैर को मोड़ेंगे, क्रॉस करके रखेंगे, हेलो हाथ को ऊपर उठाएंगे। हाँ जी सर। हेलो सर, ये वाला आसन जरा दोबारा से बताओ, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हुआ। बिल्कुल सर, दोबारा बताएंगे। पहले हम आपको आगे का दिखाते हैं, फिर पीछे का दिखाएंगे। दोनों पैर आपने स्ट्रेट किए, दंडासन में बैठ जाइए, इसको दंडासन बोलेंगे। राइट पैर को उठा करके, अब लेफ्ट पैर से किएंगे, राइट से हम कर चुके हैं। लेफ्ट पैर को उठा करके राइट साइड में क्रॉस करके रखेंगे। राइट पैर सीधा रहा, हमने लेफ्ट को उठाया और राइट साइड में क्रॉस करके रखा। नीचे वाले पैर को धीरे धीरे फोल्ड करके हिप्स के पास ले आएंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो उसके बावजूद जो पैर है उससे अपोजिट हैंड होगा, ये ध्यान रखना। तो पैर कौन सा? लेफ्ट है, तो हमारा हाथ कौन सा होगा? राइट होगा। राइट हैंड को, ये जो आपका कांख वाला हिस्सा है, शोल्डर वाला हिस्सा है, उसको अपने नी पे टच करेंगे। शोल्डर वाले हिस्से को नी पर टच करना है। नी पर टच करने के बाद अपने हाथ को सीधा करेंगे और अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। यदि मान लीजिए पंजा पकड़ने में असुविधा है तो आप अपने घुटने को पकड़ लेंगे, इतना तो कर सकते हैं। उसके बावजूद पीछे हाथ को लेके जाएंगे और पीछे टर्न करेंगे। अब हम आपको पीछे का सीन दिखाते हैं। यहाँ आगे पीछे हाथ को यहाँ रखेंगे और पीछे की तरफ टर्न करेंगे। और यदि अच्छा अभ्यास हो गया है तो हाथ को और पीछे ले जाएंगे और पीछे देखिए। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है और केवल डायबिटीज के लिए नहीं है, आपके लीवर और किडनी के लिए है। फेफड़ों के अंदर जो कृमि कुंचन गति, जो हमारी ऑक्सीजन की सोखने की होती है, ब्लड को प्योर करने की होती है, उसमें भी ये आसन हेल्प करता है। उसके बावजूद आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। जिनको मेंसेस संबंधी समस्याएं होती हैं वो भी अर्धमच्छिंद्रासन, जो इससे पहले मैंने कराया था, वो कर सकता है और इस आसन का अभ्यास भी कर सकता है। उसे जो पेट से नीचे के जो पेड़ू के रोग होते हैं, नाभि से नीचे के, जो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन दोनों के लिए लाभकारी है।
जैसे स्त्रियों में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, वो बाथरूम आदि का रुक जाना, पेशाब ज्यादा आना, रुक रुक के आना, आदि आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या गुप्त अंगों की जो समस्याएं होती हैं बवासीर आदि की, वो भी योग से कभी भी नहीं होंगी। धीरे धीरे लंबे अभ्यास के बाद ठीक हो पाएंगी। चाहे वो हार्मोनल की प्रॉब्लम हो, चाहे पुरुषों की प्रॉब्लम हो, वो लंबा समय लगेगा और वो धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन यदि आप करते रहेंगे तो भविष्य में कभी भी नहीं होंगी, ये हमारी गारंटी है। इस बात को हम श्योरली कह सकते हैं। अब जिनके पैर इतने रहते हैं वो अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे, नी के ऊपर, और धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, मूवमेंट करेंगे। हमारा अंतिम पड़ाव जो है वो ये रहेगा कि हमारे घुटने जमीन पे हो जाएं, बिल्कुल। अब इससे नीचे कहीं ना जाएं, बस। इसके अभ्यास से भी आपको नाभि से नीचे की जो समस्याएं, गुप्तांगों की समस्याएं, वो धीरे धीरे सोल्व आउट हो जाएंगे, और जिनको नहीं है उनको कभी भी लाइफ में नहीं होंगी, ये हमारी गारंटी। उसको यदि आप इतने सहज भाव से नहीं कर पाएंगे तो इसका एक सरल पार्ट भी हमारे पास है कि आप पहले एक पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखिए और धीरे धीरे नीचे घुमाए, जब दबाएं इसको। जब धीरे धीरे नीचे दबाएंगे तो ये जो हमारा हिप स्ट्रेंथ की जो स्टिफनेस है, हमारी थाइज की जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और हमारी जो उस बटरफ्लाई से जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे, इससे भी वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, क्योंकि हम हल्का अभ्यास कर रहे हैं, उससे तो कम लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबाएंगे, धीरे धीरे जितना हो सकता है दबाएं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही उस चीज का प्रयोग करें, जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। तो ये अभ्यास हमारा कुछ बैठने वाले अभ्यास हैं। बहुत सारे अभ्यास और भी हैं बैठने वाले, लेकिन जितने एक सामान्य जीवन में जरूरी हैं उतने हमने आपको अभी बताए हैं। उसके बावजूद हम लेटने वाले कुछ अभ्यास आपको दिखा रहे हैं, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। सीधे आप लेट जाएंगे। यदि किसी को दिखने में दिक्कत हो तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं लेट चुका हूं और मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कितना आपको दिख पा रहा हूं। तो धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएंगे शुरुआती दौर में, क्योंकि प्रारंभ में यदि ज्यादा उठाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 फीट ऊपर उठाएंगे और पंजे को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। जिनको पेट संबंधी समस्याएं हैं, नाभि का टलना, पेट में दर्द रहना, मरोड़े उठना आदि जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी इससे ठीक हो जाती हैं। फिर आप दोनों पैरों को मिला के एक साथ ऊपर उठाएंगे। तो अक्सर जिनकी नाभि टल जाती है, जबकि मेडिकल साइंस नहीं मानता है नाभि टलती है, लेकिन हम योग वाले, आयुर्वेद वाले और नेचुरोपैथी वाले मानते हैं कि नाभि सेंटर में होती है और वो कभी इधर उधर हो सकती है। तो उसके टलने से किसी को दस्त लग जाते हैं और किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं के लिए पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, और फिर दोनों एक साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कम से कम 10 सेकंड रखें। सीनियर लोग एक एक पैर से करेंगे, जो यंग लोग हैं वे दोनों से एक साथ करेंगे, लेकिन कम से कम 10 सेकंड रोक के रखें। यदि 10 सेकंड नहीं रोकेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को हाथों की प्रॉब्लम हो जाती है, हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, पचता नहीं है, सड़ता रहता है। तो भोजन को, पाचन को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। ये आसन यदि करते रहेंगे तो आइज की जो समस्या, जो आंतों की समस्या है, बड़ी आंतों की, वो समस्याएं नहीं होंगी। उसके बावजूद आप एक एक पैर से पवन मुक्त आसन करें। जिनको पेट में अफारा आता है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रह जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पैर को मोड़ेंगे, हाथों की ग्रिप बनाएंगे, पकड़ेंगे और चिन्ह को लगा देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चिन्ह को वही व्यक्ति लगाए जिसकी गर्दन में कोई समस्या ना हो। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। यदि सर्वाइकल में आप चिन्ह को लगाएंगे तो आपकी समस्या कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इसलिए फिर केवल आप पैर को नीचे लाएं बस। और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो आप चिन्ह को लगा दें। फिर दूसरे पैर से करें इसी प्रकार से। पैर को मोड़ें, ग्रिप बनाएं, पकड़ें और चिन्ह को लगाएं।
अब जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप सारा फाइनल कर लें। यदि पहले दिन यहाँ तक भी आता है और इतना ही होता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक अभ्यास कीजिए। दूसरे दिन थोड़ा और आगे जाइए, तीसरे दिन और आगे जाइए, चौथे दिन और आगे जाइए, तो 5 से 10 दिन में आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों को क्रॉस करके फिंगर से पकड़ लेंगे और दोनों पैरों के बीच में चिन्ह को लगाएंगे। इसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्त का मतलब होता है पवन की छुट्टी, पवन से मुक्ति। और पवन कौन सी है? तो पेट में प्रेशर डाल रहा है तो पेट में जो गैस बन जाती है, अफारा आ जाता है, पेट फूला फूला रहता है, खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया, आज पेट को पत्थर जैसा हो गया है, ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आती रहती हैं। तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये आसन है। उसके बावजूद एक आसन और एक दो आसन और देखते हैं। लेट के दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके थाइज की मसल्स, बैक वाली जो थाइज की मसल्स हैं, आपके नी जॉइंट्स, नी मूवमेंट्स के लिए और आपके लोअर बैक के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन दर्द हो तो इससे आगे वाले आसन ना करें, यहाँ तक कर सकता है। जिनको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो यहाँ तक करे, उससे आगे की आसन ना करे। तो ये अर्ध सर्वांगासन इसको बोलते हैं। इसको धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। अब जिनको कमर में दर्द रहती है वो क्या करेंगे? तो वो करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे आराम से, सेतु आसन इसका नाम है, और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठा देंगे। तो ये कमर दर्द वाले, स्लिप डिस्क वाले, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो वाले भी इसको कर सकते हैं। जिनको साइटिका है, थायराइड है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं जिनके हैं, कमर में स्लिप डिस्क में गैप आ गया है, तो ऐसी समस्याएं जो है जिनको है वो ये वाला आसन कर सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी श्रृंखला में कमर दर्द वालों के लिए और भी अभ्यास हैं एक दो। दोनों हाथों को आराम से फैला लेंगे, दाएं बाएं पैर को उठाएंगे, क्रॉस करके रखेंगे और धीरे धीरे घुटने को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। और अपोजिट साइड देखेंगे। वापिस आएंगे, धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, क्रॉस करके रखेंगे और धीरे धीरे घुटने को जमीन से टच करने का प्रयत्न करेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार योग का अभ्यास करें, जबरदस्ती ना करें। यदि आपका पैर यहीं तक आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से उसके हेल्प लीजिए, डाउन कीजिए, पैर को डाउन कीजिए, जितना हो सकता है आप उसका अभ्यास करें। जबरदस्ती ना करें, किसी दूसरे से ना कहें कि भाई इसके ऊपर बैठ जा, दबा दे इसको। यदि पुश कराएंगे तो आपको कमर में समस्या क्रिएट हो जाएगी। हम कर रहे हैं कमर के दर्द को निवारण के लिए और आपने ज्यादा लाभ लेने के लिए उसको ज्यादा दबाव दिलवा दिया और वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। उसके बावजूद दोनों पैरों को मिला लें और दोनों पैरों को एक साथ टर्न कर दें और अपोजिट साइड देखें। ये भी कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए है। अक्सर हम लोग चेयर पे बैठ के, खड़े होके पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स भी घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं, तो उनके कमर में दर्द हो ही जाता है अक्सर। तो ऐसी समस्याओं के लिए भी आप ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट और है, आप अपने पैरों में गैप दे दें। गैप देने के बाद उसी प्रकार से ट्विस्ट करें, घुटने जमीन पे टच हो जाएं और अपोजिट साइड देखें। फिर इसी प्रकार से दूसरी साइड करें। तो ये भी आपके कमर के दर्द के लिए और पेट संबंधी विकारों के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, आपके आंतों में जो मल जमा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, आपके पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, जठराग्नि आपकी बढ़ जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जिनको आयु संबंधी समस्या है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, गिरना, उन सब के लिए एक आसन है सर्वांगासन।
लेकिन ध्यान रखना सर्वाइकल वाले इसे ना करें, कमर दर्द वाले ना करें, सामान्य अवस्था वाले इसको कर सकते हैं। लेकिन बालों के लिए, आंखों के लिए, बालों का पकना, बालों का झड़ना, उन सब के लिए आसन बहुत लाभकारी है। और चाहे तो इसमें आगे पैरों को टिका दें, हल आसन, जमीन पे टिका दें, ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि पूरे दिन रात हम खड़े होके काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, तो इससे हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। यदि इस प्रकार हम पैरों को ऊपर करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में अधिक से अधिक हो जाता है। मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन अधिक हो जाने से हमारा जो है याद करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सोच विचार करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए जो अपने ब्रेन का विकास करना चाहते हैं, अपने आईज, नोज, ईयर, ईएनटी की जो समस्याएं उनको दूर रखना चाहते हैं, बालों को ठीक रखना चाहते हैं, तो ये सर्वांगासन एक बार फिर देख लीजिए, इसका अभ्यास आप करें, लेकिन जबरदस्ती ना करें। और इसके बाद ये हलासन, ये दोनों ही आपको इस सब चीजों में लाभ देंगे। धीरे धीरे कमर को नीचे टिकाते हुए इसको आप वापिस ले आएंगे। ये हमारे कुछ पीठ के बल लेटने वाले आसन थे। अब हम लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए पेट के बल आएंगे, कुछ पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको लाभ देंगे। अब धीरे धीरे हम देखेंगे, इसको हम मकरासन बोलते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे जिनके पहले हमने बताया था कमर की समस्या है, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे। जिनको हर्निया की है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये पैर को ऊपर उठाएंगे। तो कमर दर्द वाले, साइटिका वाले, बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, घुटना मोड़ लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा रखना है, फोरहेड को नीचे रखना है। 5 से 10 सेकेंड मिनिमम रोकें। धीरे धीरे अभ्यास के क्रम को बढ़ाएं और 30 सेकेंड तक रोकने का अभ्यास करें। बिना 30 सेकेंड रोके इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये पहला अभ्यास था हमारा, इसको हम शलभासन बोलते हैं। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास होता है कि हम हैंड को स्ट्रेट करें और अपोजिट लेग को ऊपर उठाएं। यदि राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग ऊपर उठेगा, तो अपोजिट को ऊपर उठाएं, और लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग ऊपर उठेगा। इसका ध्यान रखें। तो ये भी हमारी कमर संबंधी समस्याओं के लिए है। अब इसके बाद जो छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, उनके सीना चौड़ा हो जाए, सीना मजबूत हो, फेफड़े अच्छे काम करें, लंग्स अच्छे काम करें, उसके लिए आप अपना अभ्यास देखेंगे सर्पास। बच्चों के फेफड़ों का विकास, बुजुर्गों के फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन और यंग लोगों के फेफड़े स्वस्थ रहें, इसलिए इस सर्पासन का अभ्यास करें। पीछे जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, शरीर पे ध्यान करेंगे, श्वास पर श्वास की गति को देखेंगे, मन के द्वारा फील करें। हो सकता है प्रारंभिक दौर में किसी को कमर में दर्द होना लगे इससे, तो वो अपने अभ्यास को थोड़ा सा कम कर ले। उसके बावजूद धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से लेके आए और धीरे धीरे पूरा ऊपर उठा दें। ये आपके लंग्स के लिए, आपके बैक के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बावजूद आपके पेट संबंधी विकारों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। नीचे की जो आते हैं वो इससे दबती हैं, बड़ी आते हैं, उससे आपके जो मल विसर्जन की जो समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है। धीरे धीरे वापिस आ जाएं। कोई झटका ना दें, कोई उठक पटक ना करें, किसी प्रकार से कोई तनाव युक्त ना हो। सौम्य अवस्था में प्रसन्न चित्त से इन सभी योगासनों का अभ्यास करें। उसके बावजूद एक आसन और है जो हमारे शोल्डर की समस्याओं को दूर करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समस्याओं को दूर करता है और हमारे नी के लिगामेंट्स को मजबूत बनाता है। तो दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करेंगे, देख लीजिए, और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। धनुरासन, धनुष की तरह पूरे शरीर को तान देना है।
जब पूरा शरीर धनुष की तरह बन जाएगा तो आपकी थाइस, आपके हिप ज्वाइंट्स, आपके जंघाएं, आपके नी, आपकी पिनली, एंकल ज्वाइंट्स और आपके शोल्डर मोमेंट, शोल्डर ज्वाइंट्स, नेक ज्वाइंट्स, सारे के सारे ज्वाइंट्स जो है ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम अक्सर जो है आगे झुकने वाले काम करते हैं। आगे झुके खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर में झाड़ू पोछा करना, पढ़ना लिखना, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल में काम करना, हर काम हमारा आगे झुकने वाला, पीछे झुकने वाला नहीं है। तो अक्सर फिर क्या समस्या आती है, कमर में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हमें घेर रहती हैं। लेकिन यदि हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर पूरा पीछे चले गए, धनुष की तरह हमारा शरीर हो गया। अब इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। या फिर जो हमने पहले बताया था भुजंग आसन, कोबरा पोज, ये यदि हम करते हैं तो भी हम पीछे जाने की, ना जाने का जो समस्याएं वो ठीक हो सकती हैं। आसन और बहुत सारे हैं, लेटने वाले, बैठने वाले, लेकिन ये एक सामान्य प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। इसके बावजूद पूर्ण धनुरासन भी है और विकार आसन भी है, बहुत सारे और आसन भी हैं, उनकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि ये जन सामान्य के लिए। इसके बाद वज्रासन में आ जाएं, और ये एक आसन ऐसा है जिसको आप खाना खाने के बाद आपको जरूर करना चाहिए। अब इसमें पैरों की पोजीशन देख लीजिए, ये आपके पैरों की पोजीशन रहेगी। पैर का अंगूठा पैर के अंगूठे के टच रहेगा, उसके बाद एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी और दोनों एड़ियों के नीचे जो आपका तलवा है उसके ऊपर आपके हिप्स रहेंगे और आप आराम से सीधे बैठ जाएंगे, कमर को सीधा करते हुए। बहुत सारे लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे तकिया लगा लें, कम्बल लगा लें, टॉवल लगा लें, तो उससे आपको प्रॉब्लम शुरुआती दौर में नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 10 से 15 दिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और ये भोजन को पचाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भोजन की पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अक्सर हम देखते हैं कई लोगों को एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना बार बार ऊपर आता है या जलन रहती है, IBS की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी समस्याएं इस कोरोना काल में बहुत बढ़ी हैं, क्योंकि घर में रहे, वर्कआउट किया नहीं, कहीं आए गए नहीं, तो वो पाचन क्रिया मंद पड़ गई, कमजोर पड़ गई, तो उससे क्या है वो रिफ्लेक्शन, एसिड रिफ्लेक्शन होने लगा, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो कम खाएं, अच्छा खाएं और ऋतु के अनुसार खाएं। ऋतुक और मितवुक जो आयुर्वेद का चैप्टर है उसको अपनाएं। कम खाएं, भूख से आधा खाएं, एक रोटी खानी है तो आधी खाएं, 2 खानी है तो 1 खाएं। और जो ऋतु के समय घिया, चोरू, टिंडा, पेठा ये ही खाएं, शाही पनीर ना खाएं, राजमा और ये जो ग्रिष्ट भोजन है वो ना खाएं, क्योंकि वो आपको पच नहीं रहा है। तो ऐसे खान और पान दोनों का संतुलन बनाना है और फिर शारीरिक श्रम भी करना है। तो मैं बता रहा था कि ये वज्रासन जो है आपके भोजन की पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए है। हर व्यक्ति को 10 से 15 मिनट भोजन के बाद ये आसन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप भोजन करते ही बैठ जाएं, आप 5-7 मिनट आप चाहे इधर उधर टहल सकते हैं, कूला उला कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। पता ये ना हो कि योगाचार्य जी ने बोला था कि बर्तन उठा के अपने आप ही ले जाओ भाई, तो घर में मेरे कारण प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप छोटा मोटा काम करके भी आप 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और जो एसिड रिफ्लेक्शन की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी इससे आसन से। उसके बावजूद हम खाली पेट हैं तो हम मंडूकासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को, अंगूठे को अंदर करते हुए दोनों हाथों को मोड़ लेंगे, पाम्स को मुट्ठी बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो नाभि के साइड में लगेगा। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये हो गया, अब ऐसे हो गया और ये दोनों नाभि के साइड में लगेगा। और धीरे से लंबा गहरा श्वास लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको पेट में दर्द महसूस हो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर लें, बस इतना हो रहा है इतना कर लें। हमारे पास ना नहीं, हमारे पास सब चीजों का समाधान है, थोड़ा कर लें कोई बात नहीं, हल्का कर ले, मुट्ठी हटा दे, चलो कोई बात नहीं। यदि मुट्ठी से पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा दबाव आ रहा है, मुट्ठी हटा दीजिए, ऐसे रख लीजिए, इससे भी हो जाएगा लाभ। अब कई लोग क्या है गर्दन को नीचे झुकवा देते हैं,
जमीन को टच करा देते हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएगा, वो ऐसे रखेगा सामने, तो गर्दन आगे नहीं झुकानी। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है और थायराइड की प्रॉब्लम है, वो गर्दन को सामने नहीं रखेगा, वो गर्दन को नीचे टच कर देगा जमीन से। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो हम करते हैं एक बार दोबारा, अपने पाम्स को क्लोज करेंगे, क्लोज करके नाभि के दोनों साइड में रखेंगे, ऊपर खींचेंगे शरीर को, श्वास को छोड़ते हुए बाहर आगे झुकेंगे और सामने देखेंगे, श्वास की गति को सामान्य रखेंगे। किसी भी आसन में श्वास को ज्यादा लेना और छोड़ना नहीं है, हाथ सामान्य रखिए, धीरे धीरे वापस। अब इसमें यदि आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी नाभि की धड़कन सुनूं और मैं अपनी नाभि को देखूं कि मेरी नाभि कहाँ पे है, तो ये एक प्रैक्टिकल आपका है, देख लीजिए। आप वही पाम्स को, अब अंगूठा अंदर नहीं होगा, अंगूठा बाहर होगा। अब ये आराम से हल्के से हाथ से अपने पाम्स को बंद कीजिए, अपने मुट्ठी को बंद कीजिए और नाभि के ऊपर लगा दीजिए, बस। दूसरे हाथ को इस प्रकार से उसके नीचे स्पोर्ट के लिए लगाइए, डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीद आउट करते हुए सामने झुकें और आंखें बंद करें और अपने जो पाम्स क्लोज है उसके ऊपर अपने ध्यान को लगाएं, नाभि के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वहां पे टिक 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 नाभि की आपको आवाज सुनाई देगी और आपको पता चल जाए कि आपकी नाभि ठीक है या नहीं है, आपकी डिगी हुई तो नहीं है, आपकी नाभि सेट है, कंट्रोल में है और बीच में है नाभि की जगह, तो आपको इस बात की पता चल जाएगी। अब हमने ये फ्रंट किया है, इसको हम बैकवर्ड बेंडिंग में करते हैं। आप उष्ट्रासन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो इसको ना करें, और आप इसको सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाएंगे, एडी के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को लेंगे, एडी के ऊपर रखेंगे और पीछे झुक जाएंगे और कमर को अब आगे की तरफ खींच दें मैक्सिमम। अब आप इस धीरे धीरे आ जाएंगे। अब यदि ये नहीं होता है अभ्यास, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका एक सरल अभ्यास हमारे पास है। दोनों हाथों को बांध लीजिए, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी खड़े रहते हैं ऐसे ही, और धीरे से पीछे झुक जाए। और यदि किसी को इसमें भी दिक्कत है, लगता है कि ये भी नहीं हो पाएगा सर, गिर सकते हैं, गिरने की टेंशन है, तो दोनों हाथों को हिप्स पर रख ले और फिर पीछे चला जाए। नहीं गिरेंगे। तो ये अभ्यास आप करें, तो इसका अभ्यास करने से आपका कमर संबंधी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे प्राणायाम की, क्योंकि हमारे जो मेन आसन थे सर एक और क्वेश्चन। मेन जो सूक्ष्म थे। हाँ बोलिए, जरूर बोलिए क्वेश्चन। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा था कि आप जब हम मंडूकासन कर रहे थे, आपने कहा था अपनी नाभि को फील करना है, तो उस टाइम करते वक्त ना सर साइड में दर्द सा लग रहा था, सर लग रहा था पेट सा दर्द हो गया हो, मतलब आज तक बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था सर। 8 साल हो गए करते हैं, आज पहली बार दर्द हुआ जब उसके ऊपर, जब उसकी टिप को कर रहे थे ना, टिप की वो जो आप कह रहे थे वाइब्रेशन से, जब एकदम से दर्द हुआ सर। तो आपने फील पहली बार किया है। मैंने पहले ही कहा था कि योग फील करने की चीज है। योग वो जिम नहीं है, जिम्नास्टिक नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, नहीं, शांत एकाग्रचित होके हर आसन में आंख बंद करके अपने आप को ऑब्जर्व करना है। योग को जीना है, योग करना नहीं है। हम क्या करते हैं, योग करते हैं, करना नहीं है, योग को जीना है। जिस आसन में आप बैठे हैं, अब यहीं अपना ध्यान लगाइए और आसन को देखिए, मन के द्वारा फील कीजिए। तो वो आपको दर्द इसलिए हो गया है कि आपने पहली बार फील करना चाहा है। आज आप खुद कह रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्द कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ है। अच्छा ठीक है, अब कीजिए, दोबारा कीजिए, अभी कीजिए, ऑनलाइन होकर के अब दर्द नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। चलिए कीजिए, मैं वेट करता हूँ, कीजिए और मुझे बताइए सर। शांत भाव से करें, एकाग्रता से करें, उसमें जल्दबाजी ना करें।
श्वास को सामान्य रखें। आप श्वास ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, उससे भी पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप श्वास की वो ना करें, इनहेल एक्सहेल का चक्कर ना डालें। जब तक वो कर रहे हैं तब तक हम एक आसन और करा देते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनके हैंड्स को मजबूत करना है, रिस्ट को मजबूत करना है, और वो सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना चाहता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों हाथों को जमीन पर रखें, और इसको झूला आसन हम बोलते हैं। और अक्सर बच्चे इसको बहुत खुश होके करते हैं। तो इससे जाने अनजाने में बच्चों के रिस्ट, बच्चों के एल्बो और शोल्डर मजबूत हो जाते हैं, और बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो घर में भी यदि आप किसी को कराना चाहते हैं, छोटे भाई बहन को, तो आप उनको ये आसन जरूर कराएं। तो उससे हाथ तो मजबूत होंगे, शरीर में बैलेंस भी आएगा, पद्मासन भी लगेगा, और वो सारे लाभ भी मिलेंगे, और बच्चा खुश भी हो जाएगा, प्रसन्न भी हो जाएगा। हाँ सर, बताइए आप आगे। लगता है हाँ जी सर, किया था सर, अभी नहीं हुआ सर, मतलब उससे लगता है कि चल रही है, पर पेट तो कुछ नहीं लगा, वैसे पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं लगा सर। फील हो रहा था कि वो टिप टिप आवाज जैसी, वही फील लगा। चलिए, धन्यवाद। मेरा योग सफल हो गया, क्योंकि आपको पेट दर्द नहीं हुआ और आपको फील हो गया। मैं आपको केवल फील ही कराने आया हूँ। योग तो आप नेट से भी देख के कर सकते हैं, यूट्यूब से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन योग को जिए कैसे, हम जी कैसे सकते हैं योग को, मुझे यही तो आपको सिखाना है। योग तो रेड्डी सर बोलते हैं कि बहुत सारे पार्कों में होता रहता है, बहुत सारे यूट्यूब पे, नेट पे सब चीजें कर सकते हैं। मैंने कहा जी हम योग नहीं कराएंगे, हम योग को जीना सिखाएंगे कि एक्चुअल में हम योग कैसे जी सकते हैं, योग को कैसे जिएंगे। और विद्वान साथियों, प्यारे मित्रों, प्रिय प्रिय स्टूडेंट्स, एक बात योग की बड़ी विशेषता है। योग में 8 स्तर हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं योग के, महर्षि पतंजलि के अनुसार। और इसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि आप कहीं से एक को उठा लीजिए, आप पहुंचेंगे लास्ट में समाधि की ओर। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप तो दही तोड़ते हैं, आप तो वर्ल्ड चैंपियन है, स्पोर्ट्समैन है योगा के, आप क्या करेंगे, आपको तो कुछ आता नहीं है। ये नहीं है, ये उसकी गलत धारणा है ऐसे लोगों की। मैंने लाइफ में योग को जी के ये देखा है कि जो यम का पालन करता है या फिर कोई आसन का पालन करता है, अंततः उसकी गति मोक्ष पे ही जानी है। क्योंकि आसन करने वाले की ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके अंदर शांत रस शराब होता है, जिसका अगर पीश आ जाती है, गुस्सा और तनाव खत्म हो जाता है। और वही काम यम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जो काम यम ने किया वो आसन ने भी किया। अच्छा, आसन नहीं करें, केवल प्राणायाम की साधना करें, तो वही काम प्राणायाम भी करेगा, धारणा भी करेगी, ध्यान भी करेगी। किसी भी एक यूनिट को ले लीजिए, सत्य को ले लीजिए, बस आप अंततः वहीं जाएंगे। ये योग की बहुत बड़ी महत्ता है कि योग के 8 अंगों में से आप केवल एक अंग को ले लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, धारणा हो, ध्यान हो, यम और नियम, जो व्यक्तिगत शुद्धि के लिए और सामाजिकीकरण के लिए है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदानी। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय नियम व्यक्तिगत, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सामाजिकीकरण है। तो महर्षि पतंजलि ने योग करने से पहले हमें कहा कि पहले समाज में ठीक रहना सीखो, भाईचारा बनाओ, व्यवहार को ठीक करो। फिर कहा कि ठीक है, अब व्यवहार ठीक हो गया, यम हो गया, अब नियम, शुद्धि करो, शौच, संतोष रखो, सहायता दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये महर्षि पतंजलि ने कहा। संतोष करना सीखो, हाय हाय लगी हुई है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं, टेंशन भरी हुई है। अरे कम खाइए, सुख से और शांति से रहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाई संतोष रखिए, तप कीजिए, शर्म कीजिए। तप क्या है? द्वंद्वा नाम सहनो तप है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, धूप छांव, ये सब तप है। आज नहीं है। हमारे गांव में कहावत है, कभी घी घना, कभी सूखा चना और कभी वो भी मना। कहने का तात्पर्य है, कभी खाने को घी बहुत ज्यादा होता है, कभी नहीं मिलता है,
और कभी बिल्कुल नहीं मिलता है, कभी रोटी भी नहीं मिलती है। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव आते हैं और इनमें जो सम अवस्था में होगा योग समत्वम उच्यते, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं समत्वम ही तो योग है। और क्या किस चीज का समत्वम है कि सुख दुख का समत्वम है। कोई गाली दे रहा है, चुप बैठे। स्वामी दयानंद को एक व्यक्ति रोज गाली देता था, स्वामी दयानंद जी कभी कुछ नहीं कहते थे। भक्तों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, रोज गाली दे रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, ये इसका कर्म है, मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, ये अपना कर्म कर रहा है, ये गाली देना नहीं छोड़ रहा है, मैं इससे इरिटेट क्यों, मैं इससे द्वेष क्यों रखूं, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। लेकिन हम तुरंत अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, शील स्वभाव को हम नष्ट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, न अभाव में न प्रभाव में, जियो अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में जीना, यही तो योग है। अपने स्वभाव में जीना, योगी अपने स्वभाव में जीता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लेके आज उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि क्योंकि 3 चीजें इस दुनिया में, सत्य, चित्त और आनंद। ये प्रकृति क्या है, सत्य है, हम क्या है, चित्त है। इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोकना योग का प्रतिदिन है। तो प्रकृति सत्य है, हम चित्त हैं। और आनंद कौन है, वो परमानंद है, परमेश्वर है, उसके पास आनंद है। हम क्यों साधना करते हैं, क्यों भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है आनंद को प्राप्त करना। जिस प्रकार से पानी का स्वाभाविक गुण है अधोगति में जाना, नीचे की तरफ जाना, अग्नि का स्वाभाविक गुण है ऊपर की तरफ जाना, ऐसे ही आत्मा का स्वाभाविक गुण है उस परमात्मा के पास जाना, उसके आनंद को प्राप्त करना। इसलिए हम साधना करते हैं, इसलिए हम योग करते हैं। तो योगी क्यों माया में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये 10,000 रुपए मुझे क्या देंगे, 2 मिनट का सुख देंगे, क्षणिक सुख है। और जब मैं शाश्वत सुख के पास जाऊंगा तो वो मुझे शाश्वत सुख मिलेगा। तो शाश्वत सुख के लिए क्षणिक सुख क्यों प्राप्त करेंगे। हमें जब ये पता चल जाएगा कि ये ज्यादा अच्छी चीज है तो हम खराब वाली को क्यों लेंगे। चाइनीज चीज बहुत पहले आ रही थी, अब स्वावलंबन भारत, स्वाभिमान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन चलाया और हमारे देश में प्रोडक्ट बनने लगे। हम क्यों चाइनीज लेंगे अब, वो तो 1 टाइम है, यूज एंड थ्रो। क्यों हम यूज एंड थ्रो लेंगे जब हमारे पास 50 साल 100 साल चलने वाली चीज मिलेगी हमें। तो जब शाश्वत आनंद हमें प्राप्त होगा तो हम इन भौतिक सुखों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि ये सारी सुख संपदाएं क्षणिक हैं, कुछ समय के बाद नष्ट होने वाली हैं। जब हमें ज्ञान होगा, योग क्या है, ज्ञान तो कराना है। हमने यही तो कहा ना, अस्तो माँ सदगमय, असत्य के सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ज्ञान तो कराना है। तो अंधकार से प्रकाश का मतलब सूर्य नहीं है भाई, जो आत्मा का अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का जो अंधकार है उससे ज्ञान की ओर जाना है। और मृत्यु और महामृत्यु में मृत्यु से मोक्ष की ओर जाना है, ये हमारा चैप्टर है। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं, थोड़ा सा 5-7 मिनट का प्राणायाम करेंगे। काफी समय हो गया है और कुछ लोग बहुत परेशान भी लग रहे हैं मुझे, मैं माफी चाहता हूँ उन सभी से कि चर्चा थोड़ी ज्यादा हो गई है, मुझे माफ करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आजकल कपालभाति हमारी चर्चा में रहता है। कपालभाति टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्राणायाम नहीं है, वो शुद्धि क्रिया है, लेकिन आम जन सामान्य की भाषा में वो प्राणायाम है। तो कपालभाति से, कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, और कपालभाति उसकी शुद्धि के लिए होता है, कपाल की शुद्धि के लिए, ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं नेगेटिव थॉट्स उनको दूर करने के लिए। लेकिन ये पेट को भी ठीक करता है, मोटापा को भी ठीक करता है, हमारी जठराग्नि को भी पचाता है। तो कपालभाति में हमें क्या करना है, श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है और पेट अंदर जाएगा। इसमें ध्यान रखें कि जिनको बैक की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो कपालभाति को क्या अवॉइड करें या बहुत हल्के भाव में ऐसे करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि मन करता है तो बहुत हल्के भाव में करें। और जो यंग लोग हैं, जो अपनी जठराग्नि को मजबूत करना चाहते हैं, पेट को एकदम स्लिम ड्रिम, जो 0 फिगर चाहते हैं, वो इसको अभ्यास करें अच्छे से। तो ये कपालभाति है, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, श्वास को झटके के साथ बाहर निकालेंगे। जैसे श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, इसको हम कपालभाति कहते हैं।
उसके बाद अनुलोम विलोम की चर्चा करते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। स्वामी रामदेव जी की कृपा से हर घर में लोग योग करते हैं। तो अनुलोम विलोम में फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे और लास्ट की 2 फिंगर्स को ओपन रखेंगे और ये मुद्रा हम बनाएंगे। एक तरफ थंब होगा और एक तरफ 2 फिंगर्स होंगे। इसको हम ऊपर हाथ उठाएंगे ताकि फेफड़े में, हमारे लंग्स के अंदर अधिक से अधिक ऑक्सीजन जा सके। पहले हमने राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लिया, रोका और राइट से छोड़ दिया। ऐसे हमने फिर लेफ्ट से लिया, रोका और राइट से छोड़ दिया। तो राइट और लेफ्ट अनुलोम विलोम का मतलब होता है राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ये हमारा क्रम चलता रहेगा। देख लीजिए एक बार फिर समझने के लिए। लेफ्ट से लिया, रोका, छोड़ दिया। फिर राइट से लिया, हल्का सा रोका और छोड़ दिया। समझाने के लिए आपको बताया। अब इसी में एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। देखिए इसका नाम ही नाड़ी शोधन है। ये क्या है? इसमें लेफ्ट से हमने लिया, रोका, चिन लोक, जिसको हम जलंधर बंद बोलते, लगाया, स्ट्रेट किया और ब्रीद आउट किया। फिर राइट से लिया, रोका, छोड़ दिया। ये नाड़ी शोधन है। रोकना है तो नाड़ी शोधन, नहीं रोकना है तो अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में हमारे ऋषियों ने 72,000 नाड़ियों की चर्चा की है। अक्सर हम देखते हैं एक उम्र के बाद हार्ट ब्लॉकेज आता है। 90% तक हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाती है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम से। 90%। हमारे पास एम्स के डॉक्यूमेंट है, हमने इस बात पर रिसर्च की है कि जो 90% हार्ट ब्लॉकेज है वो अनुलोम विलोम से। जिनको गर्दन में दर्द है वो नाड़ी शोधन ना करें, क्योंकि इसमें चिन लोक लगाना पड़ता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो 90% लोगों को जो हार्ट ब्लॉकेज है वो नाड़ी शोधन से, अनुलोम विलोम से समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी नाड़ियों को दुरुस्त करना चाहता है, 72,000 नाड़ियों को, वो अनुलोम विलोम का कम से कम भी 20 मिनट का अभ्यास करें। कम से कम। जो ब्लॉकेज है वो आधा घंटे करे, आधा घंटे का सुबह शाम अभ्यास करेगा तो हार्ट ब्लॉकेज उसके खुल जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो स्टूडेंट्स के लिए है, डिप्रेशन के रोगियों के लिए है, माइग्रेन जिनको है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि उसके करने से हमारे आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। ओम का जाप करने से भी हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है, ऐसा रिसर्च में जानकारी प्राप्त हुई है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से भी हमारी बुद्धि की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आईक्यू लेवल का तात्पर्य है बुद्धि की कार्य क्षमता का बढ़ना। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है? फर्स्ट फिंगर को आईब्री को ऊपर, सेकंड को पलकों के ऊपर कोमलता से रखना, दबाना नहीं, थर्ड को नोज के नीचे, 4 को चिन के नीचे, और 5 में अंगूठे को कान के अंदर। क्यों? ताकि बाहर की आवाज सुनाई ना दे, आप डिस्टर्ब ना हो। केवल 2 टाइम्स हम करेंगे, आप भी कर सकते हैं। अब लंबा गहरा सांस लेंगे नोस्ट्रल से, डीप ब्रीदिंग करेंगे। नोस्ट्रल से साउंड करते हुए सांस को भंवरे की भांति गुंजन करते हुए निकालेंगे। अब जो वाइब्रेशन भंवरे की भांति गुंजन में वाइब्रेशन हुई है, उस वाइब्रेशन को अपने आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे तिलक झां लगाते हैं, और सहस्रार चक्र पे, सिर के ऊपर वाले भाग पे फील करें। और जब तक वहां फीलिंग होती है तब तक आंखें बंद करके बैठेंगे। जब फीलिंग बंद हो जाएगी दोनों पाम्स को रब करेंगे, चेहरे पर रखेंगे, आइज पर रखेंगे, धीरे धीरे आंखें को खोल लेंगे। 10 से 10 बार यदि मिनिमम करते हैं तो आपको वो वाइब्रेशन तो सेकंड थर्ड टाइम में ही आ जाएगी, लेकिन फील होगी। 10 बार के बाद वो आपको फील होगी, और आपके ब्रेन के अंदर आपके पूरे न्यूरॉन्स को वो डिप 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 ऐसे पूरी वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में
छा जाएगी, और उसको फील करना जरूरी है। यदि फील नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको आगे बंद करके फील करते रहे, क्योंकि योग में फील करना, अनुभव करना, उसको मन से देखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको भी आप देखेंगे। काफी लंबा समय हो गया है, मैं भी घड़ी देख नहीं पाया हूँ, तो आज आपका बहुत समय लिया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा, और पूरे आयोजन समिति का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, खासकर प्रोफेसर रेड्डी सर का, प्रिंसिपल गुप्ता मैम का, आप हमारी संयोजक जो गर्ग मैम है जो लगी रहती हैं सबको एकदम जोड़ने में, संयोजन करने में, उनका, और जितने भी जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग आए उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मुझे अवसर दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। अब हम सर्व मंगल कामना के लिए एक मंत्र का पाठ करेंगे ताकि सब लोग ठीक रहे, सबका स्वास्थ्य बना रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर प्रणाम। यदि किसी को क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हूं, आप पूछ सकते हैं। सर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी सबकी तरफ से, जो क्वेश्चंस हैं। मैम थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए, मुझे थोड़ी सी सुनाई कम दे रही है आपकी आवाज। सर अभी ठीक है? यस मैम। हाँ जी। सर पहला प्रश्न डॉक्टर योगेश त्यागी सर का है। विच योगा इज हेल्पफुल इन लिम्फोमा रिमूवल? लिम्फोमा को रिमूव करने में कौन सा योग सहायक हो सकता है? मैम मैं पहले सर से पर्सनली एक बार बात करके और उनकी इस प्रॉब्लम को जान करके यदि मैं उनका जवाब दूंगा तो उनको ज़्यादा अच्छे से मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले उनकी शारीरिक स्थिति को जानना चाहूँगा, उनको कितने दिन से है, कैसे है, क्या लेवल है, तो वो सारी चीज़ मैं जान लूँ। आप चाहें आप मेरा नंबर उनको दे दीजिए या उनका नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है योगेश जी हमारी यूनिवर्सिटी के एक मेंबर हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं उनको पर्सनली बताना चाहूंगा, तो उसमें ज़्यादा मैं अच्छे से बता पाऊंगा। बिल्कुल सर। सर एक दूसरा प्रश्न है मिस सिमरन अरोरा की तरफ से। Which आसन will help in controlling uric acid? सर आप ऑडिबल नहीं है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बार बार म्यूट कर रहा मुझे। हाँ जी हाँ जी। अब आ रही है। तो जो यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए हम, जैसे हमने लेटने वाला एक आसन बताया था, सेतु आसन, वो हम कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन हम कर सकते हैं। उसके बाद हम सर्वांग आसन कर सकते हैं। उसके बावजूद प्राणायाम में हमारे पास है मूल बंद हम लगाएंगे तो उस यूरिन संबंधी जो समस्या वो दूर हो जाएगी। उद्यान बंद हम लगाएंगे तो भी वो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। मूल बंद का मतलब है श्वास को बाहर निकालना और नाभि से नीचे के जो गुप्तांग है उनको ऊपर खींच के रखना, और ब्रीथ आपकी बाहर रहेगी। और जब आपको ब्रीथ लेने की इच्छा करेगी तो आप पहले अपने गुप्तांगों को रिलैक्स करेंगे और फिर ब्रीथ इन करेंगे। ऐसे ही उद्यान बंद है, पहले ब्रीथ आउट करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और अंदर बना के रखेंगे और श्वास बाहर रहेगा। जब आपको घबराहट होने लगे, श्वास लेने की इच्छा करे, तो पहले पेट को ढीला छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास लेंगे। तो मूल बंद और उद्यान बंद भी इसमें बड़े सहायक सिद्ध होंगे, लाभकारी सिद्ध होंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बावजूद हमने जो सर्वांग आसन करके दिखाया था जो बिल्कुल पैर ऊपर है, उसमें भी आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। सेतु आसन जो हमने बताया था, कमर के बल लेट के पैरों को उठा करके पीठ को ऊपर उठाना था, उसमें भी आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाए। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न YouTube पर भी है मिस विनीता गुप्ता का। उनका प्रश्न है माइग्रेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज लाभकारी है? इसी से तरह के मिस कंचन ने भी पूछा है कि हेडेक के लिए कौन से आसन सही हैं? यस मैम, माइग्रेन के लिए मैम सबसे बेस्ट है जो हमने आपको सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया जो कराई थी, सबसे पहले तो आप इसी को करें।
उसके बावजूद जो आसन की बात है, तो जैसे हमने बताया था आपको, पाद हस्तासन आगे झुकने वाला, उसके बाद हल्का सा बैठ करके यदि आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उज्जाई प्राणायाम करते हैं, ओम का जाप करते हैं और अनुलोम विलोम यदि 15-15, 20-20 मिनट या आधा-आधा घंटा करते हैं, तो मानसिक तनाव, टेंशन और जो माइग्रेन की जो समस्या है, वो भी दूर हो जाती है। उसके बावजूद आप जल नीति और सूत्र नीति का प्रयोग करेंगे, तो भी आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। और इसमें एक सबसे लाभकारी है ओम का जाप, वो वाचिक जाप बोल करके, ओम, तो ओ थोड़ा सा बोलना, ओम, और मैं का साउंड ज्यादा करना है, और आंख बंद करके जब इसको फील करेंगे, तो मैं जब करेंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी शरीर के में, आपके मस्तिष्क के अंदर, सिर के अंदर, तो उस वाइब्रेशन को देखेंगे। यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा हेडेक हो रखा है, तो बहुत जोर से ओम का जाप कीजिए, तो उसी समय जो है आपको रिलीफ मिल जाएगा। मान लीजिए अभी मुझे सिर में दर्द होने लगा है, माइग्रेन होने लगा है, बहुत पैनिक हो रहा है, तो आप उतने ही जोर से ओम का जाप शुरू कीजिए और उस वाइब्रेशन को फील कीजिए, तो तुरंत आपको रिलीफ महसूस होगा। और लंबे समय तक यदि आप ओम का जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, तो आपको माइग्रेन ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक और प्रश्न अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूंगी। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी सर। सर ये जो आपने पवन मुक्त आसन और वज्रासन बताए, जिनके घुटनों में दर्द है, क्या वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं? बिकॉज डॉक्टर्स कहते हैं कि नी को आप ज्यादा बेंड ना करें, बट कोई बात नहीं मैम, क्या ये यदि उसमें कर सकते हैं? इस प्रकार से हमने पवन मुक्त आसन की बात कही है, हमने सर। कहा था कि आपको इस प्रकार से जो है, मैं ले लूंगा बस, तो इस प्रकार से हमने कहा था ये करना है, आप ये ना करें, आप इतना करें बस, आप नी को ऊपर रखें, पैर को ऊपर ले आए, आप नी को मत फोल्ड कीजिए, ऐसे सीधा रखिए, पास में ले आइए। हमारा काम था प्रेस करना पेट को हम कैसे प्रेस करेंगे पवन मुक्त आसन में, एक। दूसरी बात जो वज्रासन वाली बात है, तो जिन लोगों को इसमें नहीं बैठा जाता है, कोई बात नहीं, आप नीचे तकिया लगा लें, यहाँ पे तकिया लगा लें, तो इतना ही यदि बैठ पाएंगे तो भी काम बनेगा। और यदि फिर भी यदि कोई ज्यादा दिक्कत है, तो आप उसमें ना बैठें, आप आराम से सिद्धासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें, आलती पालती मार के बैठ जाएं आराम से, जैसे लोग सामान्य अवस्था में बैठते हैं, और 10 मिनट सीधे बैठे रहें, तो भी आपका काम जो है वो पाचन शक्ति वाला हो जाएगा। क्योंकि ये क्रिटिकल पोस्चर है। मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति की अपनी क्षमता और शारीरिक प्रॉब्लम को देख के योग का अभ्यास करना है। तो यदि उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन है, दर्द होता है, तो वो सामान्य अवस्था में इसी प्रकार से जैसे वो बैठ सकते हैं, थोड़ा सीधा बैठे 10 मिनट, क्योंकि हमारे लंग्स फैले रहेंगे पेट में, थोड़ा सा हाथों को मूवमेंट करने की जगह मिलेगी। हम क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं। सर का शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ अभी तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। उनको बोलिए आप इस प्रकार से करें। मैं आ ही रहा हूँ 2 मिनट में। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगी, मिस सीमा की तरफ से है। विच आसन एंड प्राणायाम आर हेल्पफुल टू कंट्रोल द इमोशनल डिस्टरबेंस? क्योंकि ये सर आजकल की उससे थोड़ा सा लगा मुझे सिचुएशन से ज्यादा मिलता हुआ है, इसीलिए बच्चे थोड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल सही बोला है। हाँ उनको जो है आसन की जरूरत नहीं है, उनको यम और नियम का पालन करने की जरूरत है। यम नियम का पालन करेंगे तो फिर उनको हो जाएगा, क्योंकि यम नियम जो है वो व्यक्तिगत ठीक करने के लिए है और सामाजिकीकरण के लिए है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि ये जीवन जो है वो अब भगवान ने बड़े मुश्किल से मिला है, भगवान ने दिया है, और इस जीवन का इसी जीवन में यूज करना है, और वो भी ईश्वर भक्ति में यूज करना है, सारे कामों को करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं और स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं कि गृहस्थ में रह करके योग अभ्यास करना, गृहस्थी योगी होना सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये सबसे जटिल काम है। तो इमोशन को कम करने के लिए आप योग में ओम का जाप कर सकते हैं, और जितने भी हमने आसन बताए हैं, जो हमारा 45 मिनट्स का जो पैकेज था, उन सब का यदि अभ्यास करेंगे तो भी हो जाएगा। दूसरा, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव और आत्म भाव को रोकने के लिए जो है
वो अभय की परीक्षा करें। अभय की परीक्षा का मतलब ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें अभय की परीक्षा होती है। उसमें अपने मन को स्ट्रोंग करने के लिए, जैसे हमने पहले कहा था, सिंह आसन करेंगे तो आपके थायराइड के साथ साथ आपका दिल मजबूत हो जाएगा। तो सिंह आसन भी एक प्रकार से आपके मन मस्तिष्क को इमोशन से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। उसके बावजूद अभय की परीक्षा होती है, वो हम फिर कभी यदि समय मिलेगा तो आपको जरूर कराएंगे, या नेट पे आप देख लें। वो करेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा, और ओम का जाप करेंगे तो भी उनको इमोशन से कंट्रोल होगा। लेकिन उन सब के साथ साथ यदि वो यम नियम का पालन करना शुरू कर दें, उनको जान लें कि वो क्या है, तो भी इमोशन से उनका थोड़ा सा छुटकारा प्राप्त हो पाएगा। धन्यवाद सर। एक लास्ट सर क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत हैं, परंतु समय के अभाव में अभी मेरा क्वेश्चंस question में है, उसके बाद में। मेरा हेलो हाँ जी सर, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली मेरा थोड़ा पेट बढ़ गया है, तो इसीलिए कौन सा आसन करने से मेरा पेट थोड़ा अंदर जाएगा, मैंगो जैसा हो गया है अभी। पेट के लिए हमने कहा था मंडूकासन, जो हमने वज्रासन के बाद कराया था, दोनों हाथों को पेट पर रख के वो कीजिए। उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन आप कीजिए, कपाल भाती आप कीजिए। इन सब के करने से आपका पेट कम हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार के कम से कम 2 राउंड से लेके 15 से 20 राउंड आप कीजिए, आपका पेट 100% ठीक होगा। कपाल भाती आप जो है वो 100 से शुरू कीजिए, 25-25 के 4 राउंड कीजिए, और 1000 तक आप कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आप एक बार दिन में जब भी खाएं, एक बार अच्छे से बैठ के खाएं, बार बार ना खाएं। और जो ऋतु के अनुसार है, जो आपको सूट करता है, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार है, वही आप आहार लें, तो भी आपका वेट ठीक हो जाएगा, आपका पेट समाप्त हो जाएगा, फालतू जो बढ़ा हुआ फैट है वो कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर रमेश सर, इस सेशन के सभी पार्टिसिपेंट्स एवं ऑर्गेनाइजर्स की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं और जो बहुत ही उपयोगी हैं, और जो हम सभी बहुत ही आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं। जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, ज्यादातर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं या जाना सही नहीं है, उस तरह की परिस्थितियों में भी ये सभी सूक्ष्म व्यायाम घर में भी अपना सुविधा अनुसार वो लोग कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी प्रतिभागी इन व्यायामों का लाभ उठाएंगे। हमारे ये सेशन YouTube लिंक पर अवेलेबल रहेंगे, तो आप बाद में भी इन व्यायामों को अपने समय के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। हाँ जी एक सर। बात मैं कहना चाहता था कि हाँ जी जिन सर। लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, यस वो 10 जो लास्ट दिन है, 10वां दिन है, वो भी मेरा रहेगा। तो उस दिन हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, और उस टाइम हम लास्ट दिन हमारा जो है वो मेडिटेशन का चैप्टर रहेगा, हम उस दिन बिल्कुल सर। मेडिटेशन कराएंगे। तो जो लोग रह गए वो नाराज ना हो, अपने क्वेश्चंस को डायरी में लिख के रखिएगा। मैं अंतिम दिन बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आपको मेडिटेशन कराऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक बार फिर सर सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आ, धन्यवाद। आज लघु उद्योग दिवस भी है, एंड इस अवसर पर मैं हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस सेल गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BVR रेड्डी सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स एवं सभी प्रतिभागियों को इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ओवर टू यू सर। Thank you. It was a wonderful session and it has stretched to almost 2 hours. And as rightly said, today is a small scale industries or small industry day, which is celebrated every year on 30th August 2000. It started in 30th August 2000. So this is the objectives of celebrating this particular day is to promote small industry and providing employment opportunities to the unemployed. So we in India, we have, if you look at the statistical information, almost 80% of the population, they do this small industry, and either they are in unorganized sector or in the agricultural sector or in the industrial sector or self-employed. There are so many aspects of it. However, if you look at this definition of small scale industries, these are industries which are carried out on a very small scale and are operated with the help of workers, which may not be more than 10 to 50 people. In return, they get wages with this small scale industry.
So this undertaking works with fixed assets in investment plants and machinery. And this investment limits varies over time by the government. The main objectives of this small industry is to solve the problem of unemployment and semi-unemployment by increasing employment opportunities. So these are all labor intensive. The units of capital employment in them are maintaining relatively more employment. That is how it works out. And the second objective of this is to give equal distribution of economic power to all commercialized through the cottage and small industry. So I would not take much time. There's a lot of information that we can search out from the net. But then this day is celebrated looking at the 80% of the population of India who lives on this particular segment. And we as NSS volunteers should help them in ways possible by telling them about what are the variety of small jobs that they can start, particularly post-COVID. A lot of information and literature is available, but due to paucity of time, I'm unable to give you all that. But from the point of view of human values, we talk about a feeling of simple living and high thought. And this is the segment where people have a balance of trade and a balance of payments. So this also helps in and for your information, this segment of 80,000 population is the real reason for our GDP, and they contribute to almost 80 to 85% of the GDP. So let us encourage the small business class or small vendors, starting from vendors to any level, and humanely help them wherever possible, and then give them ideas about what can be done and how it can be done. It may not be for children who are studying in universities or colleges, but definitely entrepreneurship mindset will help you in helping them in a big way. So thank you all, and I think the day was very successfully completed. I compliment all of you for having all participated in this, and then we look forward to the next session tomorrow. And I hand over the mic back to the moderator. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to take leave from everyone, and we will meet again tomorrow for the next session. And the links for which will be posted in the Telegram group as well as on other groups and mails, we will forward you the links. Thank you so much once again, everyone, to join us for this session. Thank you.